हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, आज क्लास 11th का फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम था। क्वेश्चन पेपर जो है वो ना ज़्यादा मुश्किल है और ना ज़्यादा इजी है, मतलब इक्वल है। तो देखा जाए, अगर क्वेश्चन पेपर 1 से लेकर 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं, वो कुछ कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, जो बहुत अच्छे से स्टडी करके गया होगा, केवल वही जो बच्चा है वो इसके आंसर दे सकता है। बाकी तो ओवरऑल अगर देखा जाए, आपका क्वेश्चन पेपर ठीक है। एंड इसी को देखते हुए मैंने सोचा कि आप सभी को एक आंसर की जो है वो प्रोवाइड करा दूं, ताकि आप लोगों को ये पता रहे कि आपने कौन कौन से जो आंसर हैं वो सही किए हैं, और अगर कुछ गलत भी किए हैं तो आप लोगों को इनफैक्ट पता रहे कि हाँ ये गलत है, तो उसका सही आंसर क्या है। अगर आप लोग ये देख लेते हैं तो आपको जो क्वेश्चंस हैं आपके जो गलत गए हैं और उनका जो सही आंसर होना चाहिए, आप वो जान पाएंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को पता रहे कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो सही गए हैं एंड कौन कौन से क्वेश्चंस गलत गए हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा योग का अंग नहीं है। तो आप सभी जानते हैं योग के कुल 8 अंग माने गए हैं, जिसमें यम, प्राणायाम, नियम ये तीनों आते हैं। लेकिन जो चौथा है डी, अनुलोम विलोम, वो एक क्रिया है, ना कि योग का अंग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज, शारीरिक शिक्षा मनुष्य की उन शारीरिक क्रियाओं का योग है जिन्हें परिणाम के रूप में चुना और संचालित किया जाता है। उपरोक्त परिभाषा किसने दी है। तो इसका सही आंसर है सीसी कोवेल ने ये परिभाषा दी है। तो आप लोग सॉरी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वसा और शरीर के द्रव्यमान के सापेक्ष प्रतिशत को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। द रिलेटिव परसेंटेज ऑफ फैट एंड द लीन बॉडी मास इज डिफाइंड एज स्ट्रेंथ। तो इसका स्ट्रेंथ मतलब ताकत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल से संबंधित फिटनेस घटक नहीं है। विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स। तो इसका सही उत्तर है शरीर की संरचना। तो शरीर की जो संरचना है वो कौशल से संबंधित फिटनेस नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में आपको चॉइस में भी एक क्वेश्चन मिला है, जिसका जो क्वेश्चन है, बल लगाने की योग्यता को डैश कहा जाता है। आप सभी जानते हैं कि बल लगाने की जो योग्यता होती है उसे शक्ति या फिर स्ट्रेंथ कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को भाषण और भाषा के माध्यम से संवाद करने की जो क्षमता होती है वो हासिल कराने में मदद करते हैं। तो काउंसलर नहीं होता, फिजियोथेरेपिस्ट भी नहीं होते, और व्यावसायिक चिकित्सक भी नहीं होते। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वाक चिकित्सक। क्वेश्चन नंबर 6 इज, डैश व्यक्ति को नैतिक रूप से अच्छा और शांतिपूर्ण बनाते हैं और जीवन के मूल्यों को निर्देशित करते हैं। तो इसका सही आंसर है आध्यात्मिक सुयोग्यता। डैश मेक्स द पर्सन एथिकली गुड, मोरली गुड, पीसफुल, मोर ओवर गाइडेंस ऑफ वैल्यू ऑफ लाइफ। तो इसका सही जो आंसर है वो है स्पिरिचुअल वेलनेस, आध्यात्मिक सुयोग्यता। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कि नए जोड़े गए ओलंपिक आदर्श वाक्य कम्युनिटर का अर्थ होता है साथ साथ, टुगेदर। ठीक है। उसके बाद अगला इसमें ही एक और क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज सबसे पहले किस ओलंपिक खेलों में फहराया गया था। तो आप सभी जानते हैं ओलंपिक जो ध्वज है वो सबसे पहले 1920 में जर्मनी के एंटवर्प में फहराया गया था, सॉरी बेल्जियम के एंटवर्प में फैलाया गया था। तो इसका सही आंसर है 1920 एंटवर्प। द ओलंपिक फ्लैग वॉज फर्स्ट होस्ट इन विच ओलंपिक गेम्स। तो 1920 एंटवर्प। एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज, बौद्धिक अक्षमता वाले जो बच्चे होते हैं उनका आईक्यू लेवल कितना होता है। तो हमने बात की थी कि जो बौद्धिक अक्षमता से ग्रस्त बच्चे होते हैं उनका आईक्यू लेवल जो है वो 70 से 75 के बीच में होता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। द पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैज़ आईक्यू रेंज बिटवीन 70 to 75। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2024 के ओलंपिक खेल जो हैं वो किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो इसका सही आंसर है पेरिस। द 2024 ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? तो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पेरिस। अगर फ्रांस भी होता तो भी आप उस पर टिक करते तो वो गलत नहीं होता। फिर इसके और में एक और क्वेश्चन है कि 2021 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने पदक जीते? तो इसमें आपको बताना है कि भारत ने कुल कितने पदक जीते। तो जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। भारत ने 2021 के टोक्यो ओलंपिक जो खेल हैं उसमें 7 पदक जीते। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इस तर्क, सीखने, समस्या समाधान और अनुकूली व्यवहार में महत्वपूर्ण सीमा की विशेषता वाली जो स्थिति होती है जो हर दिन सामाजिक और व्यावहारिक कौशल की एक सीमा को कवर करती है वो डैश कहलाती है। द कंडीशन करेक्टराइज बाय सिग्निफिकेंट limitation in reasoning, learning, problem solving, and in adaptive behavior, which cover a range of everyday social and practical skill is called as बौद्धिक अक्षमता। आप सभी जानते हैं जो बौद्धिक अक्षमता होती है उसके अंतर्गत बच्चों को सीखने, समझने, पढ़ने में, तर्क करने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और ये उसके दैनिक कार्यों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रभावित करती है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 11 इज, इसमें आपको बताना है कि कथन और जो कारण है वो सही है या नहीं है। सबसे पहले हम कथन को पढ़ते हैं। शारीरिक शिक्षा से शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास होता है। तो आपको कथन दिया गया है, फिजिकल एजुकेशन लीड्स टू अ फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट। सही है बिल्कुल। उसके बाद कारण की बात करते हैं, रीज़न, फिजिकल एजुकेशन एम फॉर द होल सम डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना। ये भी बिल्कुल सही है। तो आप देखते हैं दोनों ही करेक्ट हैं एकदम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सत्य हैं और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है कि जो शारीरिक शिक्षा है वो शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास करता है और शारीरिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो व्यक्ति का संपूर्ण विकास करना है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको इसमें मैचिंग्स पता करना है पहले। तो अगला क्वेश्चन है कपालभात क्वेश्चन मिला मैचिंग्स का। तो इसमें आपको पहले देखना है, आप जानते हैं कपालभाति से फेफड़ों की शुद्धि होती है, त्राटक ये आँखों से संबंधित क्रिया है, नौली जो क्रिया है वो पेट की मालिश करती है और बस्ती जो है वो मलाशय की सफाई करती है। तो आप देख सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, क्योंकि ये सारे मैचिंग जो है वो सी में अवेलेबल है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो आपका 2 मार्क्स का है। इसमें आपको बताना है कि जो नीचे योगा आसन दिए हैं उनको पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं ये क्वेश्चन जो है हमने सैम्पल पेपर में भी किया था और ये जो क्वेश्चन है वो जो ब्लाइंड स्टूडेंट होते हैं उनके लिए है। आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन है वो डिफरेंट है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है वो है, अष्टांग योग में कौन सा नियम जो है वो संतुष्टि या स्वीकृति का उल्लेख करता है? तो इसमें आपको बताना है अष्टांग योग में कौन सा ऐसा नियम है जो संतुष्टि और स्वीकृति का उल्लेख करता है। तो इसका सही आंसर होगा डी। इन अष्टांग योग विच नियम रिफर टू कॉन्टेनेंट्स और एक्सपेक्टेशंस। तो इसका सही आंसर होगा संतोष। फिर अगला क्वेश्चन है, इन पारंपरिक खेलों की पहचान करें। परंतु ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है, ये दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का है एंड वो है कि खो खो की जो शुरुआत है वो किस देश में हुई? आप सभी जानते हैं खो खो की जो शुरुआत है वो महाराष्ट्र में हुई। द गेम ऑफ खो खो वॉज ऑर्गेनाइजेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, महाराष्ट्र।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप जिन 2 फिट भारत कार्यक्रमों में आपने भाग लिया है उनका नाम लिखो और उनका विवरण लिखना है। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1-1 मार्क्स में आपको बताना है। आप 2 डाल सकते हैं, एक फिट इंडिया कार्यक्रम, एक खेलो इंडिया कार्यक्रम, उसका थोड़ा सा बता सकते हैं इनकी शुरुआत कब हुई। अगला क्वेश्चन है, बौद्धिक क्षमता पर एक टिप्पणी, आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। आप सभी जानते हैं जो बौद्धिक अक्षमता होती है वो मानसिक से संबंधित होती है, मतलब मस्तिष्क से संबंधित। इसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चों को समझने में, पढ़ने में और तर्क करने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है, जिसके कारण उनका जो दैनिक जीवन होता है वो इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि वो अपने, अब जब वो कुछ सोच समझ नहीं सकते तो वो अपने लाइफ में कुछ डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, उनको दैनिक कार्य करने हैं, क्या करने हैं इसका भी उनको नहीं पता होता। ठीक है, आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर विकार और विकलांगता के बीच आप अंतर भी बता सकते हैं कि विकार क्या है और विकलांगता क्या है। तो इस क्वेश्चन पर भी हमने काफ़ी अच्छे से डिस्कशन किया था। आप सभी जानते हैं जो विकार होता है वो एक प्रकार का रोग है, और विकलांगता जो है वो भी रोग है। लेकिन जो विकार है वो क्या होता है कि अगर समय रहते इसका उपचार ना किया जाए तो ये आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम ले सकता है। ठीक है, वहीं जो विकलांगता होती है, अगर आप देखें तो विकलांगता 2 प्रकार की होती है, शारीरिक और बौद्धिक। तो आपको इस प्रकार से इसमें अंतर बताना है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न ओलंपिक खेलों में प्रतिनिधि करने वाले भारतीय एथलीटों की संख्या को दर्शाने वाला ग्राफ नीचे दिया गया है। अब आपको ये ग्राफ दे दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें बताया गया है 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुए, 2016 में रियो डी जेनेरियो हुए, 2012 में लंदन में हुए और 2008 में बीजिंग में हुए। तो ये इनके जो संख्या दर्शाने वाला जो ग्राफ है वो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। अब इससे संबंधित यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, जो ये है वो पुरुष हैं और ये महिला, फिर ये पुरुष ये महिला, मतलब ये पुरुषों की संख्या है, ये महिलाओं की संख्या है, ये पुरुषों की संख्या और ये महिलाओं की। उसके बाद इसके जो क्वेश्चंस हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त ग्राफ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, किस ओलंपिक खेलों में भारत ने एथलीटों की सबसे बड़ी टुकड़ी भेजी। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सोच समझ के लिखिए कि किस ओलंपिक खेलों में भारत ने एथलीटों की सबसे बड़ी जो टुकड़ी है वो भेजी। तो आप इसमें से ये देख सकते हैं, जो आपको ये पैराग्राफ दिया गया था, ये ग्राफ दिया गया था, इसमें सबसे ज़्यादा जो है, अगर वो देखा जाए तो 2021 टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे उसमें भारत ने सबसे बड़ी अपनी ओलंपिक खेलों की एक कम्युनिटी भेजी थी, जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट थे। तो इसका सही आंसर होगा 2021 टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस ओलंपिक खेलों में महिला एथलीटों की भागीदारी सबसे कम थी। तो आप ग्राफ देख के बिल्कुल बता सकते हैं ये कि किस ओलंपिक खेलों में। तो इसका सही आंसर होगा 2012 लंदन, जिसमें महिलाओं की स्थिति कितनी थी, 20। तो द करेक्ट आंसर इज लंदन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पीवी सिंधु ने रियो डी जेनेरियो में रजत और टोक्यो में कांस्य पदक जीता। पीवी सिंधु जो किस खेल में ओलंपिक खेलों में भाग लिया। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है पीवी सिंधु जो है उनका खेल क्या है। तो उनका गेम है बैडमिंटन। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज बैडमिंटन। इस प्रकार से आपका 17 जो क्वेश्चन है वो तैयार होता है। और इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर, अभी तक जो हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सभी जो हैं वो दृष्टिबाधित वाले बच्चों के लिए थे। अब जो यहाँ से क्वेश्चन शुरू होंगे, ये सभी जो क्वेश्चंस हैं वो जो सामान्य बच्चे हैं उनके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 का क्वेश्चन नंबर 1 इज, ओलंपिक आदर्श वाक्य अल्टियस का क्या अर्थ होता है। तो आपको अल्टियस का मतलब बताना है कि इसका क्या अर्थ होता है। यदि आपको याद हो तो हमने चैप्टर नंबर 2 में इसको बहुत अच्छे से समझा था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊंचाई। अल्टियस का मतलब होता है ऊंचाई। फिर अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों के रजत पदक विजेता रवि कुमार दहिया किस खेल के प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि वो किस गेम में उन्होंने रजत पदक को जीता। तो कुश्ती, शूटिंग, मुक्केबाजी या भारोत्तोलन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुश्ती।
जो रवि दहिया हैं वो कुश्ती से संबंधित हैं। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो इसमें आपको बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही आंसर है थॉमस वर्क। ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। फिर बारी है क्वेश्चन नंबर 18 की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों की संरक्षक और ओलंपिक आंदोलन की नेतृत्व करता है। यह एथलीटों, राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों तथा अंतर्राष्ट्रीय संघों सहित सभी ओलंपिक हितधारकों के बीच सहयोग के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करती है। यह संयुक्त राष्ट्र सहित सार्वजनिक और निजी प्राधिकरणों के साथ भी सहयोग करती है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का दृष्टिकोण खेल के माध्यम से एक बेहतर विश्व का निर्माण करना है। दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो इसमें आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई। आप सब जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है की जो स्थापना है वो 23 जून 1894 को की गई थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। फिर है किस तारीख को दुनिया भर में ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है, तो जो ओलंपिक दिवस है वो 23 जून को दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो मुख्यालय है वो किस देश में है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक जो संघ है या जो समिति है उसका जो मुख्यालय है वो लोसाने में है या लोसेन में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 इज शारीरिक शिक्षा के किन्हीं 3 उद्देश्यों को संक्षेप में समझाइए। ये जो क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें आपको शारीरिक शिक्षा के 3 उद्देश्यों का बताना है। तो आप बता सकते हैं मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, उसके अलावा आत्मिक या आध्यात्मिक विकास। तो इस प्रकार से आप किन्हीं 3 उद्देश्यों को आप बता सकते हैं इसके। या फिर अगर आप ये अटेंड नहीं करना चाहते तो इसके जो और में क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब हाउ फिट इंडिया प्रोग्राम हैज अटैच्ड एवरीबडी टूवर्ड्स फिटनेस कल्चर। मतलब कैसे फिट इंडिया कार्यक्रम ने सभी लोगों को या सभी फिटनेस संस्कृतियों को अपनी ओर आकर्षित किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं तो आप ये अटेंड कर सकते हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है षट कर्म क्या है। आपको षट कर्मों के बारे में बताना है और धौती क्रिया की तकनीक समझानी है। तो षट कर्म आप सभी जानते हैं, जिसके अंतर्गत आपका कपालभाति, त्राटक, नैति क्रिया, नौली, धौती और वस्ती, ये 6 जो क्रियाएं हैं वो शामिल हैं। अब आपको धौती क्रिया बताना है कि धौती क्रिया क्या होती है। तो आप सभी जानते हैं जो धौती क्रिया है वो किससे संबंधित है, वो ग्रास नली के शुद्धिकरण से संबंधित है। यानी कि ग्रास नली के शुद्धिकरण के लिए ये किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको गुनगुने नमकीन पानी का जो जग है वो अपने पास, मतलब एक आपको नॉर्मली अगर देखा जाए तो गुनगुना पानी लेना होता है और साफ कपड़े से उस पानी को छान लेना होता है। फिर हाथ को अच्छी तरह से धोकर और अपने जो आपके नाखून हैं उनको काट कर कागासन में बैठे और हाथों को घुटनों पर रख लें। आपको हाथ जो है वो अपने घुटनों इस प्रकार से रखना है कि आपके जो हाथ है वो घुटनों पर आए। उसके बाद स्थिति में बैठकर अपनी क्षमता के अनुसार लगातार 4 से 5 ग्लास गुनगुना नमकीन पानी पी लें। ठीक है, आपको पहले पानी गर्म करना है, एक पोजीशन में बैठना है, फिर 4 से 5 ग्लास आपको कंटिन्यूसली पानी पीना है। फिर आपको उसके बाद क्या करना है, खड़े होकर दोनों पैरों को आपस में जोड़कर आगे की ओर झुक जाना है। दोनों पैरों को खड़ा होना है, फिर दोनों पैरों को आपस में जोड़ना है और आगे की ओर आपको झुक जाना है। फिर आपको बायां जो हाथ है वो पेट पर रखना है और दायां हाथ की जो तर्जनी यानी कि जो बीच की उंगली होती है
या जो तर्जनी और जो मध्यम की जो उंगली होती है उसको अपने गले में डालना है। ठीक है, गले में डाल के आपको ऊपरी पाचन मार्ग को सहलाना है ताकि आपको वॉमिटिंग हो। जब आपका जल जो है वो बाहर आना प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही आपका जल जो है वो बाहर आना प्रारंभ होगा तो क्या होगा, उस समय लगातार मुंह से आपके पानी निकलेगा और उंगली को मुंह से बाहर रखना है आपको। तो जब जल आना बंद हो जाएगा तो यही क्रिया जो है वो बार बार दोहराएं। इससे क्या है, आपकी जो ग्रास नली है वो शुद्ध हो जाएगी, उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये प्रोसेस बताना था। व्हाट इज़ द शत